दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम एसपीटी एक्ट के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अर्थात एसपीटी एक्ट 1949 जो कि आने वाले जेपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि महत्वपूर्ण तथ्य जान ले कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या था। जंगल तरी ट्रैक था। संथाल परगना का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो जंगल तरी ट्रैक था, जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। किसे किस नाम से जाना जाता था संथाल परगना को? तो दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। और क्या पुराना नाम था संथाल परगना का? तो जंगल तरी ट्रैक। क्या नाम था दोस्तों? जंगल तरी ट्रैक। और इसे दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट है, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्सन, एल्सन एवं गैंजर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे सवाल आए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में किसका योगदान रहा है? तो दोस्तों किसका योगदान रहा है? मैकफर्सन का, एलेंसन का और गैजर का। ठीक है, किसका दोस्तों? मैकफर्सन का, एलेंसन का और गैजर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में। मैकफर्सन, एल्सन और गैजर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि ऐसा माना जाता है कि एसपीटी एक्ट संथाल विद्रोह का ही देन था। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है ये किसका देन था, तो दोस्तों ये संथाल विद्रोह का ही देन था। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम केवल संथाल परगना प्रमंडल में ही लागू है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है ये कहाँ पर लागू है? तो संथाल परगना प्रमंडल में ही लागू है। तो दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इनमें 6 जिले हैं। कौन कौन से? दुमका है, देवघर है, साहिबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है और पाकुड़ है। कितने जिले हैं? दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़। टोटल 6 जिले हैं संथाल परगना में। और यही संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू होता है, केवल इसी प्रमंडल में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब पारित किया गया? तो दोस्तों 1872 ईस्वी में जो है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि संथाल परगना, बताइए कि संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब पारित हुआ? तो 1872 में। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1937 में। ठीक है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट तो पारित किया गया 1872 में और संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ है 1937 में। ठीक है, तो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी से हम समझ जाएंगे 1937 और रेगुलेशन एक्ट से संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट से समझ जाएंगे हम 1872। नेक्स्ट कहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो ये बहुत ईजी है, सभी को पता है, 1949 में। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आया। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 में हुआ और संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट जो है पारित किया गया 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो इनमें कुल 9 अध्याय हैं। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय हैं। अगर आपसे पूछे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या एसपीटी एक्ट में कुल कितने धाराएं हैं, तो इनमें 72 धाराएं हैं। और कुल कितने अध्याय हैं? तो इनमें 9 अध्याय हैं। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 72 धाराएं हैं। चलिए अब जिक्र कर लेते हैं कि उन अध्यायों का नाम क्या है और कौन कौन से वो अध्याय हैं। तो दोस्तों पहला अध्याय 1 में है संक्षिप्त नाम और जिनमें परिभाषाएं भी शामिल है। पहले अध्याय में क्या है? संक्षिप्त नाम है और जिनमें परिभाषाएं शामिल है। और अध्याय 2 में क्या है? ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में ग्राम प्रधान तथा मूल रैयतों का जिक्र किस अध्याय में किया गया है? तो अध्याय 2 में किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 3 में रैयत है। ठीक है, अध्याय 3 में क्या है? रैयत है। और फिर अध्याय 4 में है बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। और फिर अध्याय 5 में क्या है दोस्तों? अध्याय 5 में है लगान।
अगर आपसे पूछे कि अध्याय 6 में क्या है, तो अध्याय 6 में है कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है, तो अध्याय 6 में ही है कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। नेक्स्ट है अध्याय 7। अध्याय 7 से समझ जाएंगे हम न्यायिक प्रक्रिया। अध्याय 7 में क्या है दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया। और फिर हमारे अध्याय 8 में क्या है, तो अध्याय 8 में है परिसीमा। क्या है दोस्तों, परिसीमा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना के सभी 6 जिलों में लागू होगा। तो दोस्तों ये अध्याय 1 के धारा 1 में वर्णित है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है कि एसपीटी एक्ट केवल संथाल परगना के सभी 6 जिलों कौन कौन से, दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में ही लागू होगा। तो ये किस धारा में बताया गया है, तो केवल धारा 1 में बताया गया है। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में विभिन्न तरह के परिभाषाओं का वर्णन है, तो अध्याय 1 के धारा 4 में परिभाषाओं का वर्णन है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के अध्याय 1 के धारा 4 में जो है विभिन्न तरह के परिभाषाओं का वर्णन दिया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का वर्णन है, तो दोस्तों धारा 5 में ही एसपीटी एक्ट के या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 5 में ही वर्णन है ग्राम प्रधान की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, किस धारा में दोस्तों, तो धारा 5 में। तो दोस्तों धारा 5 में है क्या, धारा 5 में कि किसी ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर तथा ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। कितनी सहमति से दोस्तों, तो 2/3 रैयतों की सहमति से ही उपायुक्त जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। कौन करता है ग्राम प्रधान की नियुक्ति, तो उपायुक्त। ठीक है, नेक्स्ट और अगला सवाल क्या कहता है कि एसपीटी एक्ट के धारा 6 में यदि किसी ग्राम प्रधान का निधन हो जाए तो गांव के जमींदार को अधिकतम कितने समय में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आवेदन उपायुक्त को देना होता है, तो दोस्तों 3 माह। ठीक है, धारा 6 कहती है कि यदि किसी ग्राम का जो खास नहीं है ग्राम प्रधान अगर मर जाए तो ग्राम का जमींदार जो है इस घटना के 3 माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देगा। ठीक है, उपायुक्त को आवेदन देगा कितने माह के भीतर, तो 3 माह के भीतर दोस्तों। कितने माह के भीतर, 3 माह के भीतर। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के तहत किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने जमींदारों की सहमति जरूरी है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 2/3। एसपीटी एक्ट के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने जमींदारों की सहमति जरूरी है, तो 2/3। अगला कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि ग्राम प्रधान किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, तो धारा 9 हमसे क्या कहती है, धारा 9 हमसे कहती है कि ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि ग्राम प्रधान जो है किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, तो धारा 9 हमसे यही कहती है। तो ये जो धारा 9 है ये किस अध्याय के अंतर्गत आती है, तो धारा 9 जो है ये अध्याय 2 ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो किस धारा में बताया गया है कि ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, तो धारा 9। अगला सवाल क्या कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत यह वर्णन है कि जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा धारा 10। ठीक है, एसपीटी एक्ट के धारा 10 के अंतर्गत यह वर्णन है कि जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। ठीक है, कौन सी धारा कहती है ये, धारा 10। नेक्स्ट क्या कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयतों के वर्ग के बारे में जानकारी दिया गया है, तो दोस्तों अगर आपसे बोले कि धारा में रैयतों किस धारा में रैयतों के वर्ग के बारे में, ठीक है, रैयतों के वर्ग के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा धारा 12 में। ठीक है, तो एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयतों के वर्ग के बारे में जानकारी दिया गया है, तो धारा 12 में।
अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत किसी रैयत को अपने घरेलू या किसी कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। तो दोस्तों धारा 15 ही कहती है, धारा 15 कहती है कि किसी रैयत को अपने और अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क या अन्य प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, क्योंकि धारा 15 ही संबंधित है ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार के लिए। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा धारा 15। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है। तो दोस्तों धारा 17 ही हमें, ठीक है, अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उपयोग करने का अधिकार देती है। तो कौन सी धारा देती है? तो धारा 17। ठीक है, धारा 17 में यहाँ पर साफ साफ जिक्र है कि किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग का अधिकार प्रदान करती है। तो दोस्तों ये जो है, अगर आपसे पूछे कि धारा 17 किसके अंतर्गत आती है, ये जो बातें हैं किसके अध्याय, किस अध्याय के अंतर्गत आती है, ठीक है, कि आपको जो है किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने और उसे काटने तथा उसका उपयोग का अधिकार रखती है, तो ये हमारा आ जाएगा अध्याय 3 रैयत के अंतर्गत। ठीक है, अध्याय 3, और उस अध्याय 3 का नाम क्या है? रैयत। ठीक है, तो एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है? तो धारा 17 में यह साफ साफ जिक्र है कि किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि की विनिमय किए जाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रैयती भूमि का विनिमय करने का प्रावधान है? तो धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों रैयती भूमि की विनिमय किए जाने का प्रावधान जो है ये किस धारा में है? तो धारा 20 में है, धारा 20 में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किए जाने का प्रावधान है? तो धारा 27 के तहत ही जो है किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किए जाने का प्रावधान है। तो एसपीटी एक्ट के धारा 27 के अंतर्गत ही किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किए जाने का प्रावधान है एसपीटी एक्ट में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव का बंजर भूमि किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? तो किस धारा में इसका वर्णन है? तो धारा 41 में। धारा 41 क्या कहती है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत? तो धारा 41 के तहत। तो एसपीटी एक्ट के धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव का बंजर भूमि किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सी धारा कहती है? तो धारा नंबर 41। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूला जाएगा? तो धारा 43 हमसे कहती है कि वस्तु के रूप में लगान जो है ये वसूला नहीं जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के धारा 45 में किस माध्यम से लगान चुकाने का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से लगान चुकाने का वर्णन है, जिसका जिक्र किसमें किया गया है? तो जिसका जिक्र किया गया है धारा नंबर 45 में। धारा नंबर 45 में बताया गया है कि आप जो है डाक मनी ऑर्डर से लगान चुका सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन किया गया है कि यदि कोई जमींदार या उसका कोई एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 माह का साधारण कैद और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड दिया जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों एसपीटी एक्ट की धारा 52 हमसे कहती है कि यदि कोई जमींदार या उसका कोई एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 माह का साधारण कैद, कितने माह का? 6 माह का साधारण कैद या
500 रुपये का जो है जुर्माना या दोनों प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो ये कौन सी धारा कहती है? तो धारा नंबर 52 कहती है। धारा 52 में ही यह कहा गया है कि यदि कोई जमींदार या उसका कोई एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 माह का साधारण कैद, साधारण कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों प्रकार का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? तो धारा 53 में इसका जिक्र किया गया है। किस धारा में? धारा नंबर 53 में। भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण एसपीटी एक्ट के धारा नंबर 53 में है। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है यदि उस पर 5 वर्ष तक का कृषि कार्य नहीं किया गया है? तो दोस्तों धारा 33 ही हमसे कहती है कि किसी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है यदि उस पर कितने वर्ष दोस्तों? यदि उस पर जो है 5 वर्ष तक आप कृषि नहीं करते हो। ठीक है, अगर नहीं किया गया है तो बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है। अगला कहता है कि एसपीटी एक्ट के तहत खास गांव का तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत है और ना ही मुखिया है। एसपीटी एक्ट के तहत खास गांव का तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत है और ना ही मुखिया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट की धारा 33 के अंतर्गत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया तो बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है? ठीक है, कहता है कि एसपीटी एक्ट के धारा 33 के अंतर्गत कितने वर्ष के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया गया तो बंदोबस्त ही रद्द किया जा सकता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के धारा 56 के तहत किसके आदेश के बिना कृषि भूमि से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता? एसपीटी एक्ट के धारा 56 के तहत किसके आदेश के बिना कृषि भूमि से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों उपायुक्त के आदेश के बिना। एसपीटी एक्ट के धारा 56 के तहत जो है उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी न्यायिक आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं? तो न्यायिक आदेश के विरुद्ध आप धारा 57 में अपील कर सकते हैं। एसपीटी एक्ट की धारा 57 में जो है किसी भी न्यायिक आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी न्यायिक आदेश का पुनरीक्षण किया जाता है? तो धारा 59 के तहत। ठीक है, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी न्यायिक आदेश का पुनरीक्षण किया जाता है? तो पुनरीक्षण से संबंधित याद करेंगे हम धारा 59। ठीक है, तो कहता है एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत? तो धारा 59 के तहत ही किसी न्यायिक आदेश का पुनरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी न्यायिक आदेश का पुनर्विलोकन किया जाएगा? तो धारा 60 जो है संबंधित है पुनर्विलोकन से और पुनरीक्षण से संबंधित है धारा 59। ठीक है, धारा 59 संबंधित है पुनरीक्षण से और धारा जो है 60 है ये संबंधित है पुनर्विलोकन से। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में अर्थदंड का प्रावधान है? तो दोस्तों धारा 67 में ही अर्थदंड का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वर्ष 2016 में एसपीटी एक्ट के किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों धारा 13 में ही संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2016 में एसपीटी एक्ट के धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट की धारा 13 में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, परंतु एसपीटी एक्ट 2016 के संशोधन के बाद अब मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया जाएगा। पहले क्या था कि पहले मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, परंतु एसपीटी एक्ट 2016 के संशोधन के बाद अब मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन जो एक्ट है ये 1969 में ही लागू किया गया था। 1916 में ही बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत हो ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो
किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खास ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? खास ग्राम। एसपीटी एक्ट में वैसे गांव जहां ना तो मूल रैयत हो ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो तो उसे हम खास ग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोई जमीन जो खेवट खतियान में दर्ज ना हो मूल रैयत के निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में माना नहीं जाएगी। एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन किया गया है? तो ये जो है धारा 10 में इसका जिक्र किया गया है। कोई जमीन जो खेवट खतियान में दर्ज ना हो मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी। एसपीटी एक्ट के धारा 10 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा को छोड़कर वर्ष 1990 में 66वें संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? तो धारा 53 को। किस धारा को दोस्तों? तो धारा 53 को ही छोड़कर वर्ष 1990 में 66वें संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट कहता है कि संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के अंतर्गत संथाल परगना में कितने वर्षों के लिए लगान का निर्धारण होता है? तो कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण होता है। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा है? तो अहस्तांतरणीय। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूमि सर्वे से संबंधित सर्वे कौन सा है? तो ये है ट्रैवर्स सर्वे, थाकवास्त सर्वे और कडस्ट्रल सर्वे। कौन कौन सा सर्वे है भूमि सर्वे से संबंधित? तो ट्रैवर्स सर्वे है, ठीक है, थाकवास्त सर्वे है और कडस्ट्रल सर्वे है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि काश्तकार के वर्ग कौन कौन से हैं? तो काश्तकार के वर्ग हैं भूधारक, रैयत और दर रैयत। कितने हैं वर्ग काश्तकार के? तो भूधारक हैं, रैयत हैं और दर रैयत है। आइए अब हम विल्किंसन्स रूल्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विल्किंसन रूल्स लागू हुआ था? तो 1833 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र में? तो कोल्हान क्षेत्र में। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू हुआ था। और कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि विल्किंसन्स रूल में कुल कितने नियम कानून बनाए गए थे? तो इनमें जो है कुल 31 नियम कानून या धाराएं बनाई गई थी। विल्किंसन रूल में कुल कितने नियम या कानून बनाए गए थे? तो कुल 31 नियम या कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट कहता है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप विल्किंसन्स रूल बना था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही विल्किंसन्स रूल बना था। तो दोस्तों किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप विल्किंसन रूल बना था दोस्तों? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही विल्किंसन रूल बना था। नेक्स्ट कहता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी सरकार द्वारा कब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। कब? 1793 में। 1793 ईस्वी में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष का क्या तात्पर्य है? सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ठीक है, सीएनटी एक्ट के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? तो रैयत के द्वारा जो धारित भूमि है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम जोत कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट में भूस्वामी का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सीएनटी एक्ट में भूस्वामी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो। ठीक है, सीएनटी एक्ट में भूस्वामी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नोट कर लीजिए कि काश्तकार वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान भी बाकायदा चुकाता है। नेक्स्ट कहता है कि लगान क्या है? तो रैयत द्वारा अपने भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला जो प्रतिफल है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लगान कहते हैं। अब भूधारक किसे कहते हैं? तो भूधारक हम उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति भूधारण किया हो, जो व्यक्ति भूमि को धारण किया हो और उसका लगान भी चुकाता हो। नेक्स्ट कहता है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं? तो रैयत 3 प्रकार के होते हैं, अधिभोगी रैयत,
अनादिभोगी रैयत और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अगला सवाल कहता है कि सेंटी एक्ट में किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों किसे किसे, भूधारक को किया है, रैयत को किया है और मुंडारी खुटकट्टीदार को किया है। सीएनटी एक्ट में काश्तकार के अंतर्गत शामिल है भूधारक, रैयत, मुंडारी और खुटकट्टीदार। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सीएनटी एक्ट के तहत डिक्री का तात्पर्य है सिविल न्यायालय का आदेश से। सिविल न्यायालय के आदेश को ही सीएनटी एक्ट के तहत डिक्री कहा गया है। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर भूतृतीय अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूयहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। तो कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक। ठीक है, छोटा नागपुर भूतृतीय अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को 12 वर्षों तक धारण करने पर भूयहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो धारा 9 के को में। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। तो धारा 17 में ही बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत कोई रैयत डैश वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगतबंद कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। तो 15 वर्ष। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत कृषि वर्ष का परिभाषा जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो उपायुक्त के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत रैयत के वर्ग का निर्धारण किया गया है। तो धारा 12 के तहत।